पेज 6 तकरीबन मिड रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। पेज 6 पे रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। पॉइंट 1 पढ़ लें, पॉइंट 1 पढ़ लें। हाँ जी, यानी जो एक एसेट के लिए रूल्स सीखे हैं ना, वही सारे रूल्स सीजीयू के लिए ही हैं। जैसे जब एक एसेट की बात करते थे उस वैल्यू यूज में कौन कौन से कैश फ्लोज लेने हैं, कौन से कैश फ्लोज नहीं लेने, वही सारी कहानियां अब उस एसेट की जगह ग्रुप पे आ गई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जैसे एक एसेट के लिए अब तक जो पढ़ा था वही सब कुछ पूरे ग्रुप पे भी लगेगा। ये पॉइंट 1 का मतलब है। पॉइंट 2 3 नहीं, बाकी भी रहने दें। अच्छा, अब आपने पढ़ना है पेज 8। पेज 8 के तकरीबन एंड पे इंपेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू। ये मैं आपको एक सवाल से सॉल्व करता करता समझाऊंगा और जो जो पॉइंट कहूंगा तब वो पढ़िएगा। इसको एक उंगली यहां रख लें और एक उंगली रख लें, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें। हाँ जी, क्वेश्चन 3। अच्छा, अब इसमें ना सीजीयू पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको उन्होंने खुद ही लिस्ट बता दी कि इसमें कौन कौन से एसेट्स शामिल हैं। यानी आपका एज अ स्टूडेंट ये काम नहीं है कि एसेट्स कौन कौन से शामिल करने वो आपको दिए होंगे। पॉइंट नंबर 3, इसका कुछ हिस्सा ना कंसोलिडेशन में भी पढ़ाऊंगा। चले, आपने खैर केएफ लेवल पे तो पढ़ी हुई है। जब किसी कंपनी को खरीदते हैं, वो सब्सिडरी और जो खरीद रहा है वो पेरेंट, तो गुडविल क्या होगी? जो सब्सिडरी के शेयर्स खरीदते हुए ज्यादा पैसे दिए। क्यों ज्यादा पैसे दिए? बहुत पैसा था, नाम अच्छा था। अच्छा, सब्सिडरी को खरीद लिया। हो सकता है कि सब्सिडरी के खरीदने से पेरेंट की एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को भी फायदा पहुंचे। क्यों फायदा पहुंचे? हो सकता है कंपटीशन कम हो गया हो सकता है सब्सिडरी का प्रोडक्ट इतना अच्छा हो जो हमारी फैक्ट्रीज का रॉ मटेरियल हो। पहले वो लोग नखरे में बेचते नहीं थे, अब हम खुद बेच लेंगे, तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी फायदा हो सकता है। तो वो जो सब्सिडरी के ऊपर गुडविल थी ना, वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के हिस्से में लाई जा सकती है ओनली फॉर इंपेयरमेंट कैलकुलेशन। इसको कहते हैं गुडविल सीजीयूज को एलोकेट कर देना। सब्सिडरी खरीदी और उसके ऊपर गुडविल आई, उस गुडविल को हम अपनी फैक्ट्रीज के अंदर भी बांट सकते हैं। बांटने का मतलब ये नहीं कि ये गुडविल तेरी, ये गुडविल तेरी। सिर्फ सीजीयू की कैलकुलेशन के लिए एक फैक्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा गुडविल का शामिल हो सकता है। अब ये कैसे शामिल होना है ये मैनेजमेंट ने सोचना है, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि शामिल हो सकता है। एक बिजनेस के 3 सीजीयूज, इसने एस को खरीदा, उस पे गुडविल आई 100 की। अब हो सकता है कि इस गुडविल का इन दोनों को फायदा हो, तो जब इनकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट हो रही होगी, यानी जब इनका इंपेयरमेंट टेस्ट हो रहा होगा, उस इंपेयरमेंट टेस्ट की कैलकुलेशन के लिए पेरेंट इसमें से कुछ हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर बांट सकता है। लेट से 30 यहां आ गया और 70 यहां आ गया, तो गुडविल मुख्तलिफ सीजीयूज का हिस्सा बन सकती है।
अगर इससे उनको कोई ना कोई फायदा पहुंच रहा है। अब ये इसमें शामिल क्यों की गई है? सिर्फ इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है ना कि इस सीजीयू के हिस्से में गुडविल भी आई है, तो वो ये वाली गुडविल है, आपको बांट के दे दी। अब हमने इस पूरे सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। पॉइंट 4 में क्या है? उस पूरे सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और पॉइंट नंबर 5 में पूरे सीजीयू के कैश फ्लोज हैं। तो अब आप पॉइंट 5 से इनकी निकालेंगे वैल्यू इन यूज, और पॉइंट 4 में लिखी हुई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर करेंगे, तो निकलेगी रिकवरेबल अमाउंट। अच्छा, इन सवालों से जो मैं सिखा रहा हूं ना, जब इन सवालों से सिखा लूंगा फिर मैं आपको रिस्पेक्टिव पेजेस पे रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ समझा रहा हूं सवाल से। ये मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। पूरे सीजीयू की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है जी? 1200 मिलियन। और वैल्यू इन यूज के लिए कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, और डिस्काउंट रेट कौन सा? प्री टैक्स रेट। तो पहले साल वाला कैश फ्लो 250, दूसरा 250, तीसरा 250, 250, फिर 180, 140, 110। और डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है? 10%। तो आप इनको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें। डिस्काउंटिंग अगर आपको याद है तो ठीक है, वैसे मैंने पिछले क्लास में जब वैल्यू यूज कराई थी तो डिस्काउंट फैक्टर लिया था, और अगर बिल्कुल भूल गई हुई है तो मैंने लेक्चर 3 BFD का ना अपलोड किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। 1.1, 1. और आप इस पहले 5 पे एनविटी भी लगा सकते हैं, और इस पूरे का ही आंसर बता दें। जी 1172। रिकवरेबल क्या हुई? 1200। तो इंपेयरमेंट लॉस इंपेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस 1200 को किससे कंपेयर करें? पूरे सीजीयू की टोटल कैरिंग अमाउंट है ना। चलो कर लिया, क्या लॉस निकल आया लेट्स से 200 मिलियन। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए सीजीयू बनाया था, लेकिन एसेट्स तो अलग अलग है ना, सब एसेट्स के अकाउंट्स अलग हैं। तो अगर पूरे सीजीयू पे 200 मिलियन, एम ही बोल रहा हूं, अब जो 200 मिलियन का लॉस निकल आया वो कैलकुलेशन के लिए तो पूरे सीजीयू का लॉस है, लेकिन क्या सीजीयू नाम का कोई एसेट बैलेंस शीट में आ रहा होगा? बैलेंस शीट में तो प्लांट अलग होगा, बिल्डिंग अलग होगी। तो फिर इस 200 को बिल्डिंग को कितना चार्ज करना है, प्लांट को कितना चार्ज करना है, इसको कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस की एलोकेशन। इसके लिए एक तरतीब बताई आईएएस ने, जो मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में बता रहा हूं। रिक्वायरमेंट क्या रखी है सवाल की मैंने? इंपेयरमेंट के बाद हाँ, ये 36 लगेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी ना। तो इंपेयरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर जो जाएगी तो वो पूछिए। अब इसके लिए ना एक टेबुलर वर्किंग बना रहा हूं। कैरिंग अमाउंट देख रहा हूं पहले। तो सीजीयू में एसेट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट 2 या 1 में सारी डिटेल बताई हुई है। लैंड कितनी? 150, बिल्डिंग 200, वन अच्छा, जो पॉइंट 2 में बताए मैं वो तो ये है। और अब चूंकि गुडविल को भी इन्हीं का हिस्सा बना दिया तो वो भी इन्हीं के साथ मिल गई 50, 1400। अच्छा, मैंने ऐसी इत्तेफाक से 200 बोला था। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया? 200। अब इस 200 के लॉस को हमने इनमें बांटना है। 200 निकला है 1400 माइनस 1200 करके। अब हमने इस 200 को बांटना है। बांटना क्यों है? क्योंकि लॉस कैलकुलेशन के लिए सीजीयू को इकट्ठा किया था। देखें, सबको इकट्ठा कर दिया। अब इन सबकी पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई तो फिर अलग अलग ही करनी है ना। तो लॉस कैलकुलेट हो गया, लेकिन चूंकि सबके अकाउंट अलग अलग हैं तो हर एक को इस 200 का हिस्सा बांटना पड़ेगा। अब उसके लिए आईएएस 36 की तरतीब यह है कि सबसे पहले गुडविल को बांटे,
क्योंकि गुडविल का बैलेंस शीट में आना वो स्टैंडर्ड्स को इतना पसंद नहीं है, जबरदस्ती बैलेंस शीट में आती है कंसोलिडेशन की वजह से आके, तो इसको बस निकालने की करते हैं। निकालना कैसे है, अगर इंपेयरमेंट आ गई तो उसका मतलब हमारा नाम डाउन होना शुरू हो गया, तो सबसे पहला शिकार होगी गुडविल। तो गुडविल को मैक्सिमम कितना लॉस जा सकता है? 50। तो इस 200 में से 50 चला गया गुडविल को। थी वो तो बताते गए, मैं लिखता गया। अरे वो भी तो लेनी है ना यार। कितनी हो गई है? यहाँ पे आ जाएगा 320 और ये हो जाएगी 1270। तो इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा 130। तो पहले सबसे शिकार होगा गुडविल का, उसके बाद बाकी कितना रह गया? 80। अब वो 80 इन सब में बटेगा और इंसाफ ये है कि सबको बराबर डिवाइड कर दें। नहीं, जिसकी अमाउंट ज्यादा है फिर लॉस भी उसको ज्यादा जाना चाहिए। तो इसके लिए ये मैं इधर एक कॉलम और बनाऊंगा। इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। लॉस कितना बांटना है? 80। इस लॉस को बांटेंगे इन सब में इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशो में। लैंड 150, बिल्डिंग 200, प्लांट 700, इक्विपमेंट 180 और फर्नीचर 120। कितना हो गया? और कितना बांटना है? इस 80 को इस रेशो में बांटेंगे। रेशो में कैसे बांटेंगे? 80 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1350। बांटें। हाँ बांटे 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 हैं बांटे हैं। जी कितना आया? कितना? अच्छा अभी लिखना नहीं है आपने, अभी लिखना नहीं है, ये लिखिएगा नहीं अभी। कितना बोला है? 8.89। इन सब बच्चों को इकट्ठा करके इनकी पिटाई लग रही थी। ये तो मार ही दिया ना, इसको तो मार दिया, बाकी सबकी पिटाई लग रही थी। अच्छा अब जब इनकी पिटाई लग रही थी तो किसी एक के पेरेंट्स पहुंच गए, वो तगड़े थे, तो जिनके पेरेंट्स पहुंच गए उस वक्त तक जितनी लग गई, उसके बाद फिर उसकी पिटाई नहीं लगा सकेंगे। तो उसके तो पेरेंट्स उसको ले गए, तो अब बाकी का गुस्सा किस पे निकालें? हैं बाकियों पे। तो जब हम ये लॉस बांट रहे होंगे तो देखना पड़ेगा कि कहीं किसी के साथ हम कोई नाइंसाफी ना कर जाएं। और नाइंसाफी के लिए हमें एक जमीन, क्योंकि हम जब लॉस बांटेंगे तो इनको नीचे गिराएंगे ना, तो इनको जब नीचे गिरा रहे होंगे तो हर एक की एक जमीन हो सकती है, उससे नीचे नहीं गिरा सकते। इनकी जमीन क्या है? 3 चीजों में से जो भी मिल जाए। 3 चीजें हैं, उनमें से जो भी मिल जाए। और अगर उन 3 में से एक से ज्यादा मिल गई हैं तो उनमें से जो हायर वाली है वो जमीन है। मुश्किल हो गई बात। जब हम 80 का लॉस सबको बांटेंगे तो लॉस बांटने के बाद इनकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? जाग रहे हैं? कम हो जाएंगी कि बढ़ जाएंगी? कम हो जाएंगी। इनको हमने नीचे गिराना है, लेकिन नीचे गिराने से पहले देख लेना है कि इनकी किसकी कोई ना कोई जमीन अवेलेबल है, उससे नीचे ये नहीं गिर सकेगा। अच्छा वो जमीन क्या है? 3 फिगर्स हैं, उन तीनों में से कोई एक भी हो तो वो जमीन है। और अगर 3 में से 1, 2, तीनों ही अवेलेबल है तो कौन सी वाली फिगर को जमीन लेंगे? जो उनमें से हायर होगी। जिसकी जमीन पता चल गई उससे नीचे नहीं गिराना। अच्छा वो जमीन क्या है? 0, एक 0 है, एक जिसकी भी पता चल सके फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, और एक जिसकी भी पता चल सके वैल्यू इन यूज है। अगर फर्ज करते हैं इसकी वैल्यू इन यूज पता लग गई और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी पता लग गई, तो जमीन कौन सी लेंगे? जो हायर होगी। इसकी बस सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता लग सकी है, तो जमीन क्या होगी? वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और अगर किसी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी नहीं पता चल रही और वैल्यू यूज भी नहीं पता चल रही तो 0 जमीन है। तो हमने इनको जब लॉस बांटना है तो इनको गिराना होगा। क्या मतलब गिराना होगा? जब लॉस बटेगा तो कैरिंग अमाउंट गिर जाएगी ना, तो जमीन है इससे नीचे नहीं गिरा देना। और अगर किसी की जमीन पहले आ गई और लॉस नहीं बढ़ सका तो वो बाकी बचा हुआ गुस्सा बाकियों पे निकालना पड़ेगा। अब इस सवाल में आपको लैंड की एक जमीन बता दी। लैंड के बारे में सेंटेंस लिखा हुआ है कि लैंड की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 170। अच्छा उसकी जो जमीन है उससे पता चल रहा है कि इसको तुम 1 रुपया भी लॉस नहीं बांट सकते।
क्योंकि 170 तो ऑलरेडी इससे ऊपर है, तो इसको कुछ भी लॉस नहीं बढ़ सकता। अब जब इसको लॉस बढ़ ही नहीं सकता तो फिर हमें अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर इस लैंड को छोड़ना पड़ेगा, और ये बन गया 1200 बस। तो अब इस 80 को इन में बांट दें, 80 इंटू 200 डिवाइड बाय 1200, 33, 80 इंटू 700 डिवाइड बाय 1200, 80 इंटू 180 डिवाइड बाय 1200, 8। तो ये लॉस बढ़ गए 13.33, 46.67। ये ना सारा कुछ लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, मैं आपको भी सिर्फ समझा दूं, फिर मैं रेलिवेंट जगह से पढ़ा दूंगा। है समझ नहीं आ रही? अच्छा जी, क्योंकि उसके पीछे कोई आने वाला नहीं था, गुडविल को हमने खत्म कर दिया। उसकी कहानी दोबारा बताता हूं। गुडविल होती है अच्छा नाम, तो अगर इंपेयरमेंट हो रही है इसका मतलब अब बिजनेस में वो बात नहीं रही है, तभी इतना फायदा नहीं कमा पाएगा बिजनेस। तो उसका सबसे पहला शिकार अच्छा नाम कम होना चाहिए। यानी अगर एक बिजनेस नुकसान में जा रहा है तो सबसे पहले उसको शर्म आनी चाहिए, तो जो शर्म है तो वो गुडविल को कम कर रही है। तो पहला लॉस सिर्फ गुडविल को डालना है, उसके बाद बाकियों में बांटना है। जब बाकियों में बांटेंगे, अच्छा आपको जमीन ये नहीं समझ आ रही कि इनको जमीन क्यों कहा है, या जमीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा? रिकवरेबल अमाउंट कह सकते, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू यूज दोनों में से हायर। तो अगर किसी की पता ही नहीं है तो इसलिए इन तीनों को अलग अलग कहा है आईएएस ने, 0 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और फेयर वैल्यू इन यूज। जैसे इस लैंड की क्या फिगर पता थी? 150, तो नहीं 170 क्या है वो? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो लैंड की रिकवरेबल अमाउंट कह सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि वैल्यू यूज होना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं है तो उसको हम नहीं कह सकते उसकी रिकवरेबल अमाउंट, इसलिए रिकवरेबल का नाम नहीं है। 0 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ये लिमिट क्यों बनाई है, चलो इसका कॉन्सेप्ट अगले सवाल में शायद, लेकिन जमीन है क्या, लिमिट है क्या? लिमिट ये है कि जब ये लॉस बांट रहे होंगे, तो अब जैसे ये 200 से कम होके 186 समथिंग आ जाएगा ना, तो एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगी। तो कम होते होते एक लोअर लिमिट लगाई गई कि इससे नीचे नहीं गिराना है एसेट को, तो वो जो नीचे नहीं गिराना है वो लिमिट है, उसको मैं जमीन कह रहा हूं। तो जिसकी लिमिट पता है, जैसे इस सवाल में लैंड की लिमिट पता थी और वो लिमिट ऑलरेडी से ज्यादा थी, इसका मतलब 1 रुपया भी नहीं डाल सकता, तो अब जिसकी लिमिट नहीं है उसको बांट दी। और सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट लैंड की 150, 180, 6.67, 653.33, 168। जिस एसेट की वैल्यू यूज पता हो, जिस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता हो, जिसकी दोनों पता हो, उनमें हायर को हम लिमिट कह रहे हैं, उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या क्या क्या? वो अगले सवाल में डाली हुई मैंने, ये लैंड वाली बात अगले सवाल में हो जाएगी जी। इसमें बताएं जो पूछना। जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 रन। इसमें कोई सवाल जी? इसमें से पूछ रही है या वैसे करी कि अगर इसमें किसका डाटा है? लैंड की वैल्यू यूज है? नहीं, लैंड की कहाँ है वैल्यू यूज? इंडिविजुअल के लिए वैल्यू यूज होना जरूरी है, तो उसकी तो नहीं है वैल्यू यूज। हाँ, तो जहां पर लैंड पे वो वाली बात भी लग गई कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू यूज दोनों में से कोई भी इससे बड़ी है तो उसको इंपेयरमेंट नहीं करेंगे। तो हाँ, नहीं किया, यानी ये सारा काम पीछे पड़े में से कहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन 3 डन। अच्छा क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी कल कराता हूँ। क्वेश्चन 4 पढ़े, इसमें मैंने सिर्फ लैंड को थोड़ा सा डालना है लॉस। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पढ़ लें, ये करके बस पे खत्म करते हैं क्लास।
पढ़ लिया। अब इसमें सीजीयू के अंदर आपको लिस्ट में खुद ही डाल के दी हुई है गुडविल ही, और पॉइंट नंबर 1 लैंड के लिए लिमिट बता दी, और पॉइंट नंबर 3 में कुछ कहा हुआ है जो समझाता हूं। रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर है इसकी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों बराबर होंगी। पॉइंट नंबर 3 क्यों? क्योंकि हमने इसको यूज तो करना नहीं, अब तो बस बेचना ही है, और वो भी कुछ ही हिस्से में बेच देना है। तो इसमें वैल्यू इन यूज भी 100 मिलियन है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी 100 मिलियन है। यानी इस सीजीयू में एक एसेट ऐसा है जिसपे इंडिविजुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फुल लग सकती है। तो अगर किसी सीजीयू के अंदर कोई एसेट ऐसा हो जो इंडिविजुअली पहले इंपेयरमेंट टेस्ट हो सकता है, तो पहले उसको फारिग करेंगे, फिर सीजीयू पे आएंगे। पिछले सवाल में ऐसा कोई एसेट नहीं था, अब है, तो इसलिए सीजीयू पे आएंगे बाद में, पहले सॉफ्टवेयर को सॉल्व करेंगे। सॉफ्टवेयर की कैरिंग अमाउंट कितनी? 300। सॉफ्टवेयर की रिकवरेबल अमाउंट कितनी? 100। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर सीधा सीधा इंपेयरमेंट लॉस हो गया 200। तो जिस सीजीयू के अंदर, जिस सीजीयू के हम पेमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई इंडिविजुअल एसेट ऐसा है जिसपे IS-36 लग सकता है, तो पहले उस पे इंडिविजुअली लगेगा, फिर सीजीयू पे आएंगे। लगा लिया इंडिविजुअल, अब सीजीयू पे आते हैं। क्या क्या है जी? लैंड कितनी? 1000। और बिल्डिंग कितनी? 1200। और प्लांट एंड मशीनरी 1800। और गुडविल जी 100। और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो है ना सॉफ्टवेयर। क्या लिखूं अब? नहीं लिखूं? अरे तो क्या इस सीजीयू का ऐसा नहीं है ये? 100। क्यों 100? क्योंकि पहले इस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग लगा के इसको फारिग कर लिया, इसकी कैरिंग अमाउंट 100 हो गई है, इसमें से निकाल नहीं देना है, तो इसका हिस्सा ही ना। और क्या है? फर्नीचर 500। और बस, तो कैरिंग अमाउंट हो गई कितना? 4700। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? तो इसका मतलब है कि लॉस हो गया 600। चूंकि सॉफ्टवेयर को तो हम पहले ही इंपेयरमेंट टेस्ट कर चुके, तो ये तो अब इस में दोबारा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी लिमिट तक ला चुके हैं, इसको मजीद नहीं गिरा सकते, तो इसको तो कोई लॉस चार्ज नहीं होगा। गुडविल गई सारी की सारी। तो अब हम लॉस बांटेंगे। अच्छा, लैंड की अब लिमिट कितनी है? तो इसका मतलब हम वैसे ही इसको 50 चार्ज कर दें। क्या ये 950 लैंड की रिकवरेबल अमाउंट है? क्या ये 950 इसकी रिकवरेबल अमाउंट है? क्यों? क्योंकि वैल्यू यूज नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको 50 लॉस नहीं डालेंगे। ये पक्की रिकवरेबल थी, इसलिए लॉस डाल दिया। लैंड की रिकवरेबल नहीं है, हाँ लिमिट है, वो चेक करनी पड़ेगी। अभी हमने कितना लॉस बांटना है? 500। तो अभी हम बांटने लगे हैं 500, और ये बांटते हैं लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में और फर्नीचर में। 1000, 1200, 1800 और 500, 4500। 500 बांटना है, 500 को बांटे 111। चलो खैर पॉइंट्स में ना जाए, खैर 1 6। अगर हमने ये लॉस वहां बांट दिया तो लैंड में तो गुंजाइश ही नहीं है। लैंड में कितने की गुंजाइश है? तो इसलिए हम इस 111 में से 61 नहीं बांट सकेंगे। इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा वर्किंग 2 पे। अब कितना बांटना रह गया? 61।
या 450 भी कर सकते हैं, उसके लिए ये सब फिर जाया। 61 बांटना है तो ये भी है और ये नीले वाले भी होंगे। अब जब 61 बांटेंगे तो अब किन में बांटना है? बिल्डिंग में, प्लांट में और फर्नीचर में। 1200, 1800 और 500 और 61 बांटना है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां मैं 450 लिख देता, तो फिर ये सारी वर्किंग कैंसिल, ये नई फिगर्स होती हैं। और अगर 61 बांटना है तो अब इस दोनों वर्किंग को मिला के लैंड के हिस्से में कितना आया? 50। बिल्डिंग के हिस्से में कितना आया? ये भी और ये भी 154। प्लांट के हिस्से में कितना आया? ये भी और ये भी 231। और फर्नीचर के हिस्से में 65। आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी लिमिट थी पहले उसको जबानी चेक कर लें। यानी आप ये सारी फिगर्स निकालने की बजाय आप पहले सिर्फ इसका हिस्सा चेक कर लें। अगर वो 50 से ऊपर आ रहा है तो इस वर्किंग को छोड़ दें और यहां 50 लिख दें। अब आपके पास 150 बट गया, पीछे 450 रह गया, तो 450 को इन में बांट दें एंड यही बनेगा। हाँ नहीं, लेकिन ये जज्बात अपने एग्जामिनर को बताने पड़ेंगे, एक लाइन लिख के बतानी पड़ेगी। अच्छा, अगर लैंड को 50 ही आना था तो ये ड्रामे की क्या जरूरत थी? हम वैसे ही वहां 50 लिख देते। कम भी आ सकता था, हो सकता है इसके हिस्से में 40 आ जाता, तो इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो रिवाइज्ड बन गया 950। चलें जी, बाकी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ बस ठीक है, बंद।